नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए गाइस, हम आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और साथ में हम लास्ट में जो है वो दो डिस्ट्रिक्ट देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चंबल संभाग से हमने एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिया था, जिसे मुरैना कहा जाता है। तो पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। इस वीडियो में हम भिंड और श्योपुर को कवर करेंगे, जो कि चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो है वो डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए भाई साहब, पहला ही क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये गलत लिख दिया गया है। 1976 जो है यहाँ पर अपडेट कर लीजिएगा। तो 1976 में किस संशोधन के माध्यम से जो है वो संविधान में मूलभूत कर्तव्यों को बात कर गई है, मूलभूत कर्तव्यों को जो है वो यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को आपको पता हो तो वो लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदलाव की गई थी। लघु संविधान कहा जाता है इसको। इसमें जो है वो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये 3 वर्ड आपको दिए जाएंगे और एक वर्ड जो है वो दूसरा दे दिया जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रस्तावना में जो है वो कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे, जो कि इनमें से एक नहीं है। तो तीनों आपको याद रखना है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसमें समवर्ती सूची में 5 विषय भी जोड़े गए थे। 5 विषय कौन कौन से दोस्तों? बांट एवं माप, शिक्षा, ठीक है, फैमिली प्लानिंग, जनसंख्या नियंत्रण और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये 5 जो है वो समवर्ती सूची में जोड़े गए थे। समवर्ती सूची आपको पता हो दोस्तों, तो इसमें जो है वो राज्य सरकार और बात की जाए तो केंद्र सरकार के शामिल कान रहते हैं, बटे हुए रहते हैं दोनों साथ में। ठीक है, याद रखना है। अब मैं यहाँ पर कुछ और संशोधन आपको बताना चाहूँगा जहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला जो दिया हुआ है 44वां संविधान संशोधन, तो ये 1978 में हुआ था। ठीक है, 1978 में हुआ था, जिसमें मौलिक कर्तव्य जो थे, हमारी फंडामेंटल राइट्स जो हैं, वो पहले 7 हुआ करते थे। तो इसमें से जो है वो 7 में से 6 बचे थे। इसमें कर दिया गया था कौन सा? जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको हटा के नहीं यहाँ से अलग कर दिया गया था। तो अभी जो है वो 6 हमारे फंडामेंटल भौतिक मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, इसमें बात की गई है कि जो राष्ट्रपति अगर आपातकाल लगाता है तो मंत्रिपरिषद की सलाह से जो है वो लगाएगा। तो ये भी जो है वो 44वें संविधान संशोधन में कहा गया है। ठीक है, 61वां की हम बात करें तो 61वां में क्या कहा गया है? 61वां हुआ था 1989 में, और इसमें कहा गया था कि जो 21 साल से जो है वो 18 साल जो है वो मतदान की आयु कर दी गई थी। तो इससे पहले जो है वो 21 साल हुआ करती थी। 61वां संविधान संशोधन में जो है वो 18 साल जो है वो मतदान की आयु कर दी गई थी। वहीं हम बात करें 73 में, 73 में क्या कहा गया था? 73 में जो है वो बात की जाए तो जो पंचायती राज है उससे शामिल किया गया था, उसकी बात की गई थी। 1992 में ये हुआ था। ठीक है, और कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा, जैसे कि 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1985 में, इसमें क्या गया था? दल बदल निरोधक कानून जो है वो लाया गया था। और 101वां जो कि GS2 लागू हुआ है तो उससे संबंधित है। और 103वां जो हुआ था वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से है, जिसमें 10% रिजर्वेशन की बात कही गई है। जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। एक और लिख लेना कि 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें राइट टू एजुकेशन की बात की गई थी, जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट जितने भी संविधान संशोधन है मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ग्वालियर जो है ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। चंबल नदी जो है वो इंदौर की जाना बाबा पहाड़ी से निकलती है। ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली तो नर्मदा है दोस्तों, दूसरी जो है वो चंबल है। इस पर जो है वो 3 जो है वो परियोजना है। जवाहर सागर बांध हुई, राणा सागर बांध हुई, गांधी सागर बांध हुई। तो तीनों ही जितने भी क्रांतिकारी हैं, गांधी हुए, राणा सागर हुए, जवाहर, तो ये जो है वो गांधी सागर जो है ये मंदसौर में है, राणा सागर चित्तौड़ में है, और
जवाहर सागर जो बांध है वो कोटा में है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ग्वालियर आपको पता हो तो यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश के 2 शहर बात की जाए तो ओरछा और ग्वालियर को शामिल किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो भाई साहब इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, मध्य प्रदेश में जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश का जो मालवा का क्षेत्र है पूरा, वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि लावा से निर्मित है मालवा का क्षेत्र, तो वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। वहीं हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग पूछा है दोस्तों। राष्ट्रीय जल मार्ग की बात की गई है, तो राष्ट्रीय जल मार्ग जो है वो जो गंगा नदी तंत्र है वहीं पर है, और ये जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया है। तो इसका अब प्रयागराज जो है वो बदल गया है, इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाता है। तो ये इलाहाबाद से हल्दिया है, याद रखना है, गंगा नदी का जो तंत्र है। और यही जो है वो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 के नाम से जाना जाता है। टोटल भारत में जो है वो 111 जो है वो जल मार्ग हैं, राष्ट्रीय जल मार्ग हैं, याद रखना है। आपके लिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नेशनल हाईवे की हम बात करें कि जो नेशनल हाईवे हैं वो भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो बॉक्साइट आपको पता हो ये होता है भाई साहब एल्यूमिनियम का एक्स, इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। वहीं हम बात करें लोहा की, लोहा में जो है हेमेटाइट हुआ, मैग्नेटाइट हुआ, तो ये जो है वो लोहा के अयस्क होते हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपको जितने भी जो इंडिया में इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि बात की है कुंडनकुलम, कुंडनकुलम जो है ये तमिलनाडु का है। नौनेरा ये यूपी में है। कैगा ये कर्नाटक में है, कैगा से कर्नाटक। और तारा से महान, ठीक है, तारापुर जो है ये महान है तो महाराष्ट्र में। ठीक है, रावत भाटा, रावत भाटा राजस्थान में है, वही राजस्थान रेगिस्तान रावत भाटा। और कलपक्कम जो कि ये तमिलनाडु का है। तो यहाँ पर पूछा गया है काकरा पार, तो ये दोस्तों है गुजरात में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। गुजरात की जो तटीय रेखा है वो भारत की सबसे बड़ी रेखा है। राज्यों में कहा जाए, राज्यों में जो है वो अगर सबसे ज़्यादा तटीय रेखा जो है वो गुजरात की है। दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। तो दोनों ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत की पहली सोलर इलेक्ट्रिक बोट आदित्य किस राज्य में शुरू की गई? तो सोलर इलेक्ट्रिक बोट है दोस्तों जो कि सौर ऊर्जा से चलती है, तो ये शुरू की गई दोस्तों केरल में। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आदित्य मतलब सूरज। आदित्य L1 जो कि सूर्य मिशन से संबंधित है, सूर्य मिशन लॉन्च किया जाएगा जिसमें आदित्य L1 जो है वो नाम दिया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत का प्रथम विभाजन संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये दोस्तों पूछा गया था MP पुलिस कांस्टेबल में, ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। ये है दोस्तों अमृतसर में, अमृतसर में है ये। अमृतसर आपको पता हो तो अमृतसर जो है ये किसके द्वारा बसाया गया था? तो ये बसाया गया था दोस्तों रामदास के द्वारा। और यहीं पर जो है वो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है। अगला है यहाँ पर पद्म पुरस्कार हर वर्ष किस अवसर पर घोषित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं दोस्तों 26 जनवरी को। और 26 जनवरी को दोस्तों यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पता नहीं है भैया, ऐसे कैसे हो सकता है, पता नहीं है। गणतंत्र दिवस पर जो है ये किया जाता है 26 जनवरी को। और अभी आपको पता हो तो 2020 में जो है वो पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 16 लोगों को दिया गया, और पद्मश्री 118 लोगों को दिया गया। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो यहाँ पर पद्म पुरस्कार की बात की गई है, तो ये तीनों ही जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो 7, 16, 18 जो है याद रखना है, ये दिया गया था। इसमें
पद्म विभूषण में आपको अरुण जेटली याद रखना है, जिनको जो है वो मरणोपरांत जो है वो दिया गया पद्म विभूषण, और सुषमा स्वराज इनको भी जो है वो दिया गया मरणोपरांत। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो ये लाया गया दोस्तों 1973 में। और आपको पता हो तो भारत के जो टाइगर मैन है वो कौन है, कैलाश साखिल। ओके, तो याद रखना है कैलाश साखिल को जो है टाइगर मैन कहा जाता है भारत को, क्योंकि इन्हीं ने जो है वो ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करवाया। नेक्स्ट है यहाँ पर माउंट आबू किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो माउंट आबू पर है वहाँ पर एक जैन तीर्थ स्थल है दीलवाड़ा टेम्पल। दीलवाड़ा टेम्पल है तो ये अरावली में ऊपर है, माउंट आबू जो की चोटी है वहाँ पर। तो ये पड़ता है दोस्तों राजस्थान में है, जो कि अरावली रेंज में है। अरावली रेंज जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और दीलवाड़ा की बात हुई है तो आपको बता दूं कि जो दीलवाड़ा टेम्पल है ये तेजपाल और वास्तुपाल के द्वारा बनवाया गया था। होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। होशंग शाह का मकबरा दोस्तों ये है मांडू में। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। मोहम्मद गोश का मकबरा जो है ये ग्वालियर में है, लेकिन होशंग शाह का मकबरा जो है ये मांडू में है। मांडू में रानी रूपवती महल हुआ, हिंडोला महल हुआ। मांडी को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है भैया, आनंद की नगरी है, यहाँ पर आनंद की नगरी कहते हैं इसको। ठीक है, और तानसेन का मकबरा जो है ग्वालियर में है। मोहम्मद गौस का मकबरा भी ग्वालियर में ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा आप इस पे। ये दोस्तों किया गया बेंगलुरु में। और कौन सा है, 107वां है। 107वां भी आपको याद रखना है, बेंगलोर में किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जो कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन किया गया बेंगलुरु में 107वां। अगला है यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों में ग्लूकोज चयापचय के उत्पादन को चुनें। ठीक है, तो आप अभी पुलिस की तैयारी कर रहे हो और दौड़ने तो जाते ही होगे। तो आपको दौड़ने से जो है वो पैरों में दर्द होने लगता है। वो क्यों होने लगता है कि भैया वो हो जाता है लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है दर्द होने लगता है अपनी मांसपेशियों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और भी होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज अपन खाते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो CO2 निकलेगा, H2O निकलेगा और एनर्जी निकलेगी। वहीं हम बात करें कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ पर अल्कोहल CO2 और एनर्जी निकलेगी। और मांसपेशियों में बात की जाए तो लैक्टिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की कक्षा और सूर्य के मध्य का ग्रह बताना है आपको। पृथ्वी की कक्षा, पृथ्वी आपको पता हो तो पृथ्वी जो है वो सौर मंडल का जो है वो केंद्र है, और इसके चारों तरफ जो है वो 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर आता है भाई, सबसे पहले आता है बुध। ठीक है, सबसे पहले आएगा बुध, उसके हम बात करें तो आएगा वीनस, फिर आएगी अर्थ, और उसके बाद आ जाएगा मंगल यानी मार्स। तो ये तो हो गए भाई पृथ्वी और सूर्य के पूछ के। तो पृथ्वी ये रही हमारी और सूर्य ये है। तो यहाँ पर देखिए बुध है और शुक्र है, तो भाई आंसर देख लो, इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। तो शुक्र दिया हुआ है, तो ये पृथ्वी और अर्थ के सूर्य के मध्य में स्थित हैं, बीच में स्थित हैं। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं इनर प्लानेट। तो एक बार मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ सभी के, और बढ़ते हुए क्रम में भी बता दूंगा कि किसका कौन सा आकार है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बुध, ठीक है, वीनस, अर्थ, मार्स, और यहाँ पर है दोस्तों क्षुद्र। तो इनको जो है वो एस्टेरॉयड बेल्ट जो बोलते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट। तो ये जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में है, जिसे हम बृहस्पति कहते हैं। उसके बाद सैटर्न आता है, नेपच्यून आता है और यूरेनस आता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर है, उसके बाद शनि है, उसके बाद बात की जाए तो यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है, उसके बाद जो है वो अर्थ है। तो इसका देखिए आउटर प्लेनेट जो है ये वाले हैं, जो भी सभी हैं, तो इनको जो है वो आउटर प्लेनेट बोलते हैं, इनको जो है वो इनर प्लेनेट बोलते हैं। तो जो एस्टेरॉयड बेल्ट के इस तरफ हैं तो उन्हें इनर प्लेनेट बोल दिया गया है, इस तरफ हैं तो उन्हें बाह्य ग्रह बोल दिए गए हैं। ठीक है,
तो हमारा अर्थ जो है वो कौन सा 5वें नंबर का जो है वो सबसे बड़ा जो है वो प्लेनेट है। उसके बाद आता है वीनस, उसके बाद आता है मार्स, और सबसे छोटा आता है वो आता है बुध। ठीक है, दोनों का जो कि शुक्र और बात की जाए अर्थ जो है इनको ट्विंस कहा जाता है। और याद रखना है शुक्र के बारे में, इसको सुबह का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ को नया रिसर्च लैब मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये दोस्तों किया जाएगा भाई मुरैना में। मुरैना में किया जाएगा, कहाँ पर? केलारस और जौरा में जो है ये वहाँ पर स्थापित किया जाएगा डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, और इसके सीईओ जो है वो जी सतीश रेड्डी हैं। तो ये सब याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जानवरों को समर्पित भारत के पहले अंडरपास का निर्माण किया गया। ये अंडरपास किस राज्य में निर्मित किया जा रहा है? तो अंडरपास का मतलब आपको पहले तो पता होना चाहिए कि जो भी ये दरअसल जो है वो मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, और मध्य प्रदेश में क्या है, फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या रहता है, जो भी सड़कें निकली होती हैं, ठीक है, तो कोई जानवर अगर निकल रहा है तो उसको जो है वो कोई वाहन आ रहा है तो उसके एक्सीडेंट से जो है वो मर जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, जो अंडरपास है यहाँ से ऊपर से रोड निकाली जाएगी और नीचे से जो है वो जानवर जा सकेंगे। तो वो ही है अंडरपास, जो कि मध्य प्रदेश में जो है ये निर्मित किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मिर्ची महोत्सव मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया गया? तो मिर्ची महोत्सव दोस्तों ये किया जाता है खरगोन में। खरगोन में कहाँ? निमाड़ी। ठीक है, ये निमाड़ी में किया जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मक्का महोत्सव, देश का पहला मक्का महोत्सव जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों छिंदवाड़ा में। और छिंदवाड़ा जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है एरिया में, जनसंख्या में कौन सा है? इंदौर है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली ई अपशिष्ट क्लिनिक जो कि मध्य प्रदेश के किस शहर में जो है वो ये खोली जा रही है? तो ई क्लिनिक अपशिष्ट जो है ये है दोस्तों भोपाल में। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। जो भी आप ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, जैसे कि मोबाइल ही मान लो भाई कि आपको गुस्सा आ गया, आपकी गर्लफ्रेंड ने जो है आपसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया या छोड़ के चली गई, तो आपने मोबाइल जो है वो अपना दीवार में मार दिया, भाई वो टूट गया, तो वो क्या होगा, एक ई अपशिष्ट हो गया, और उसको जो है वो ये क्लिनिक में देना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो है ये कहाँ पर? भोपाल में जो है ये स्थापित की जा रही है। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं भिंड जिले की और शिवपुर जिले की। तो ये देखिए दोस्तों, ये है भिंड जिला जो कि मध्य प्रदेश के उत्तर में है। सबसे उत्तरी जिला मैं बता चुका हूँ कि मुरैना है, भिंड नहीं है। तो भिंड मत लगा देना आपको, और भिंड ये है, और यहाँ पर इस तरफ जो है ये शिवपुर है। तो ये जितना भी जो ये क्षेत्र है ये चंबल संभाग के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये आप चंबल नदी जो है वो इस तरीके से निकलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो जैसे कि पहली हम बात करें कि जो भिंड में बनखंडेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये दोस्तों करवाया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, जिसे हम अखंड ज्योति या शाश्वत लौ के नाम से जाना जाता है। तो भाई आप देख लो, ये है जो है ये मंदिर आप देख रहे हो, ये है बनखंडेश्वर मंदिर। इसमें जो है वो भगवान शिव की जो है वो शिवलिंग है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जिला जो है वो किस ऋषि के नाम पर पड़ा? जो मध्य प्रदेश का भिंड जिला है जो ये है भिंडी ऋषि के नाम से पड़ा। भाई भिंडी खाने वाली नहीं है, ये भिंडी ऋषि थे, तो उनके नाम पर जो है भिंड जिला जो है वो रख दिया गया। आगे बात करें तो भिंड जिला किस नदी पर स्थित है? किस नदी के मध्य स्थित है? तो ये है दोस्तों कुआरी और पहुजा नदी। तो कुआरी कुआरी आपसे पूछा जा सकता है, तो कुआरी नदी जो है वो भिंड की नदियों के किनारे है। आगे बात करें तो भदौरिया राजाओं के नाम पर जो है वो भिंड को किस नाम से जाना जाता था? तो भदावर के नाम से जाना जाता था। तो भदौरिया राजा के नाम पर जो भिंड को भदावर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र जो है वो मालनपुर है, जो कि भिंड जिले में ही पड़ता है। यहाँ का लिंग अनुपात सबसे कम है। सबसे कम जो लिंग अनुपात है वो है भिंड जिले का, जो कि 837 1000, यानी 1000 पुरुष पर केवल 837 जो है वो महिलाएं हैं।
आगे हम बात करें तो मध्य प्रदेश के किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला, जो अनुसूचित जनजाति वाला जिला है वो है भिंड, 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे देखिए, ये है दोस्तों गोहद का किला। ठीक है, आप देख रहे हो ये है दोस्तों गोहद का किला। अब तो फूट गया है, कुछ भी नहीं बचा, थोड़ा बहुत बचा है, तो यहाँ पर अब तो कोई नहीं जाता। तो ये जो है वो जाट सरदार राजा भीम सिंह के द्वारा जो है वो बनवाया गया था। ठीक है, और ये है दोस्तों अटेर का किला। ये आप देख रहे हो, ये वाला जो है वो ये अटेर का किला है, जो कि भिंड में पड़ता है, और ये जो है वो राजा बदन सिंह के द्वारा जो है वो बनवाया गया था। तो अटेर का किला बदन सिंह के द्वारा, वही अटेर बदन, और भीम गोहद, तो गोहद भीम ऐसे करके याद रखना। बाकी हम बात कर चुके हैं बनखंडेश्वर की। यहाँ पर एक गौरी सरोवर है, जो कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तो ये आप देखिए, ये नाव की प्रतियोगिता हो रही है। ठीक है, ये नाव की प्रतियोगिता हो रही है यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर लिखा है भाई फिनिशिंग पॉइंट। तो भाई इन्होंने जीत ली और ये रह गए पीछे। आगे बात करते हैं तो ये बता चुका हूँ, गौरी सरोवर ये भिंड में है। मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है ये भी भिंड है, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। वहीं हम बात करें तो बदन सिंह के द्वारा जो है वो अटेर किले का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अटेर किले को जो है यहाँ पर खूनी दरवाजा, बदन सिंह महल, राजा बांग्ला, रानी का बंगला, राजा का बंगला, और 12 खंबा महल और हाथिया फोर, ये सभी जो है यहीं पर अटेर किले में है। गोहद का किला बता चुके हैं कि सरदार जो है राजा भीम ने जो है वो बनवाया था। तो भीम हो गए भाई गोहद से, और बात की जाए तो बदन हो गए भाई अटेर से। तो ये है, बात की जाए भिंड जिले से संबंधित इतना ही जो है वो भिंड जिले में है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं श्योपुर की। श्योपुर में भाई साहब कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर यहाँ पर जितनी भी जानकारी है वो आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए, श्योपुर जिला किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये फर्नीचर उद्योग के लिए जो है वो जाना जाता है। और यहाँ पर जो है वो एक कूनो पालपुर जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी श्योपुर में स्थित है। ठीक है, एक और जहाँ पर कूनो पालपुर जो है अभ्यारण्य है, तो जिसको जो है वो का नेशनल पार्क में जो है वो बदल दिया गया है, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए भाई साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का दूसरे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या दूसरा है ये। आपको बताना है कि पहला जो है वो जनसंख्या घनत्व वाला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले की है। सर्वाधिक ये कुपोषित वाला जिला है। यहाँ पर शहरीय जनजाति संग्रहालय नरसिंह महल जो है वो ये यहीं पर स्थित है। आगे बात की जाए तो यहाँ पर काकेटा जलाशय पर्यटक स्थल है, जो कि ये भी जो है वो श्योपुर में है। और कूनो पालपुर अभ्यारण्य तो नहीं रहा, ये इसकी स्थापना 1981 में की गई थी, जो कि अब जो है 2018 में इसको जो है वो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में जो है वो बदल दिया गया है। यहाँ पर एक डूब कुंड है, जैन तीर्थ स्थल 24 श्योपुर में है। डूब कुंड दरअसल कहाँ किया जाता है कि यहाँ पर जो मूर्तियां हैं ना वो कुंड में डूबी हुई हैं, तो डूब कुंड भैया उसी का नाम रख दिया है। तो ये किससे संबंधित है, जैन तीर्थ से संबंधित है, जो कि श्योपुर में स्थित है। तो ये हो गया श्योपुर के बारे में जानकारी। ओके, तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए जिले के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।